मोदी जी ने कहा कि हर गरीब को घर मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने ये नहीं कहा कि इस स्टेट में हमने वोट नहीं मिला है, एक ज्ञाति समुदाय जाति का वोट नहीं मिला है, उसको घर नहीं मिलेगा। जैसा भूतकाल में सच्चर कमेटी बन जाती थी और एक कमेटी की सिफारिश को एक ही समुदाय को लागू हो जाती थी। जी नहीं, यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सैचुरेशन मोड में गरीब को घर मिलना चाहिए, तो सभी गरीब को घर मिले। उसमें कोई ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय नहीं हो सकता है, गरीब गरीब होता है। सब गरीब के घर में बिजली पहुंचनी चाहिए, तो हर गरीब के घर में बिजली पहुंचनी चाहिए। राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा ही गांव तक पहुंचता है। आज मुझे खुशी हो रही है, मेरा पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है। मोदी जी जब भी किसान के अकाउंट में हर 4 महीने में 2000 की किस्त भेजते हैं, तो 2000 रुपया भेजते हैं। कोई फॉर्म नहीं भरना होता है, किसी की सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं होती है। मोदी जी वहाँ से एक क्लिक करते हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन के द्वारा देश के 10 करोड़ किसान, हमारे पंजाब के हर किसान के अकाउंट में सीधा 2000, तो 2000 उसके अकाउंट में आ जाता है। दोस्तों, मुझे खुशी इस बात की है, आज आप और मैं और देश की इकोनॉमी आज का रिपोर्ट है 6% ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। दुनिया की जीडीपी डेवलप्ड कंट्री में कई जगह पे माइनस है, कई जगह पे ग्रोथ 2% है, 3% है। चाइना का 4.5% है और आप और मेरी कंट्री जिसका जीडीपी ग्रोथ नाउ एंड टुडे दिस ईयर 6% एबव से ग्रोथ कर रही है। उसका वैक्सीन शुरुआत में तो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन में थी, बाद में वो मार्केट ऑथराइजेशन पर आई तो उसकी प्राइस रखी गई थी 1500 रुपया, एक डोज का 1500 रुपया। आप सब लोगों ने फर्स्ट और सेकंड डोज और कई लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी लगाया होगा। आपने 1 रुपया भी देना नहीं देना पड़ा है ना। 220 करोड़ डोज लगाने वाला विश्व का कोई देश है तो उसका नाम हिंदुस्तान है, जिन्होंने 220 करोड़ डोज 97% पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड करके कोविड के सामने एक सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्ज़रलैंड में दाओस में जनवरी महीने में एक सप्ताह के लिए होती है और सारी दुनिया वहाँ रिप्रेजेंट करना उसके लिए गौरव समझते हैं। मैं भी हिंदुस्तान का डेलीगेशन लेके गया था। मुझे खुशी तब हुई, बिल गेट्स दुनिया के बड़े व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। 2-3 कंट्री का वर्थ हो इतना ही अपने स्वयं का वर्थ है। वो मुझे मिला, मीटिंग तय हुई, वो आए मिलने के लिए। तो स्वाभाविक, हम तो भारतीय नागरिक है, खड़ा होते हैं। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार मैं उसको बाहर लेने के लिए गया, उसके साथ शेक हैंड किया। तो उसका पहला सेंटेंस था, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। सारी दुनिया ने, एक समय था, मैं भारत का 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तो वहाँ बड़े लोगों को मिलने के लिए हम अपॉइंटमेंट मांगते थे। हमें सभी को अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होती है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मांगते थे। इस बार लास्ट जनवरी में दोस्तों, देश का गौरव और दुनिया की देश के प्रति अपेक्षा कितनी बड़ी है, मुझे एक भी अपॉइंटमेंट नहीं मांगनी पड़ी। सब लोग इंडिया की अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। दुनिया की अपेक्षा इंडिया के प्रति बनी है। यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो गया, दुनिया के पास फूड ग्रेन नहीं थे और फूड क्राइसिस हो गई। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डिस्कस होता था, सब लोग इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट करते थे कि इंडिया इतना बड़ा देश, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन यानी कि 130 करोड़ की जनसंख्या, हमारे लिए तो आत्मनिर्भर है ही, लेकिन हम दुनिया को भी फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करके दुनिया को मदद करते हैं। ये हमारे किसान की समृद्धि और किसान लक्ष्य नीति का परिणाम है। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ
ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਾਹੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜੀ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। गवर्नमेंट एन के लिए मैंने 4 जगह विजिट किया था। एक शॉप पे मुझे 14 का मिला, एक शॉप पे 16 का मिला, एक जगह 20 का मिला। रेट के आप लोग निर्धारित करें, कालाबाजारी हो रही क्या? जन औषधि केंद्र पर सस्ती दवा उपलब्ध होती है जी और वो जेनरिक मेडिसिन होती है हाँ जी और क्वालिटी मेडिसिन होती है। आप ब्रांडेड मेडिसिन मार्केट में लेने के लिए जाइए तो कोई 100 रुपया की दवाइयाँ है तो जन औषधि केंद्र पर कभी 20 रुपीज़, 25 रुपीज़, 30 रुपीज़ की प्राइस पर मिलती है। देश में 9,500 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं। डेली 10 से 15 लाख लोग जन औषधि केंद्र पर सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन लेने के लिए पहुंचते हैं। उससे आज तक देश के नागरिक के जेब में 35,000 करोड़ रुपया की बचत हुई है। धन्यवाद। देश बदला है और सचमुच नया भारत का निर्माण हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट की ये प्रतिबद्धता रही है, जो कहा वो किया। और मोदी जी ने जब 2014 में ओथ लिया था, उस वक्त कहा था कि मेरी सरकार गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति समर्पित रहेगी। देश में सभी को सामाजिक न्याय मिलेगा। इस बात को चरितार्थ करते हुए मोदी जी ने देश में सार्वजनिक तौर पर जो योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया, वो योजना सैचुरेशन मोड में जनता को उसका लाभ मिला। ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय के आधार पर भूतकाल की सरकारों में योजना बनती थी और उसका लाभ केवल पॉलिटिकल दृष्टि से दिया जाता था। मोदी जी ने कहा कि हर गरीब को घर मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने ये नहीं कहा कि इस स्टेट में हमने वोट नहीं मिला है, एक ज्ञाति, समुदाय, जाति का वोट नहीं मिला है, उसको घर नहीं मिलेगा। जैसा भूतकाल में सच्चर कमेटी बन जाती थी और एक कमेटी की सिफारिश को एक ही समुदाय को लागू हो जाती थी। जी नहीं, यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सैचुरेशन मोड में गरीब को घर मिलना चाहिए, तो सभी गरीब को घर मिले। उसमें कोई ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय नहीं हो सकता है। गरीब गरीब होता है। सब गरीब के घर में बिजली पहुंचनी चाहिए तो हर गरीब के घर में बिजली पहुंचनी चाहिए। हर गरीब को घर मिलना चाहिए तो हर गरीब को अपना घर मिले, उसके लिए प्रयास हो। इस दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी जी ने जो योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया, वो योजना का लाभ लाभार्थी तक पहुंचा। पूर्व सरकार में स्वर्गस्थ प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा ही गांव तक पहुँचता है। आज मुझे खुशी हो रही है, मेरा पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है। मोदी जी जब भी किसान के अकाउंट में हर 4 महीने में 2000 की किस्त भेजते हैं तो 2000 रुपया भेजते हैं। कोई फॉर्म नहीं भरना होता है, किसी की सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं होती है। मोदी जी वहाँ से एक क्लिक करते हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन के द्वारा देश के 10 करोड़ किसान, हमारे पंजाब के हर किसान के अकाउंट में सीधा 2000 तो 2000 उसके अकाउंट में आ जाता है। बिचौलिया प्रथा नाबूद हो गई और सचमुच हर किसान को अपनी योजना का लाभ मिले, इस दिशा में काम हुआ है।
दोस्तों वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने देश का सशक्तिकरण हो, देश में रेवड़ी कल्चर को डेवलप नहीं किया। कहाँ देश के नागरिकों को मदद की आवश्यकता है, देश के सम्मान और स्वाभिमान के साथ देश के नागरिक सम्मान के साथ जी सके, उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं आपको ये उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। दोस्तों हम सब लोगों ने कोविड क्राइसिस देखी, सारी दुनिया में कोविड आया, हमारे देश में भी कोविड आया। मैं भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर और फार्मास्यूटिकल मिनिस्टर के रूप में मैनेजमेंट में लगा था। दोस्तों समयसार सरकार को क्या करना होता है, ये देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी। सवाल था उसका सही समय पर उसका इस्तेमाल करना। मुझे पता है जब देश में लॉकडाउन लगा, देश में केस आने लगा, तो मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग रखी थी और मोदी जी संवाद में हमारे देश के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत कर रहे थे। तो मोदी जी ने कहा कि कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे। तब हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि साहब एक वायरस है और अननोन वायरस है, वो क्या आने वाले दिनों में क्या बिहेवियर करेगा वो दुनिया के कोई साइंटिस्ट नहीं जानते हैं, लेकिन कोई वायरस का इलाज होता है केवल वैक्सीन। और देश की आज 70 साल का इतिहास ये था, दुनिया में रोटा वायरस बनता था, रोटा वायरस की वैक्सीन बनती थी, 8 साल के बाद इंडिया में आती थी। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बनती थी, 10 साल के बाद इंडिया में आती थी। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी, 6 साल के बाद इंडिया में आई। दुनिया में वैक्सीन बनती थी, दुनिया में उसका रिसर्च होता था, रिसर्च होने के बाद इंडिया में आते आते उसको 6 साल से 15 साल लगता था। वैसा कोविड में होता होगा तो क्या होती हमारी स्थिति। तब मोदी जी ने कहा था, मैं साक्षी था कि मुझे मेरे वैज्ञानिकों पर भरोसा है। आप कोशिश करिए, सरकार संसाधन की कोई कमी नहीं रहने देंगे। सफलता आपकी, निष्फलता मेरी। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप प्रयास करेंगे, खर्च करेंगे और नहीं बना पाएंगे तो चिंता मत करो, अब आगे बढ़ो। और दोस्तों मुझे खुशी इस बात की है, आज आप और मैं और देश की इकोनॉमी आज का रिपोर्ट है 6% ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। दुनिया की जीडीपी डेवलप्ड कंट्री में कई जगह पे माइनस है, कई जगह पे ग्रोथ 2% है, 3% है, चाइना का 4.5% है, और आप और मेरी कंट्री जिसका जीडीपी ग्रोथ नाउ एंड टुडे दिस ईयर 6% एबव से ग्रोथ कर रही है। उसका वजह क्या है? वजह ये है दोस्तों, मुझे खुशी इस बात की है कि दुनिया में वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा 20 दिसंबर 2020 और इंडिया का रिसर्च किया हुआ, इंडिया की कंपनियों ने बनाया हुआ फर्स्ट डोज दुनिया में 20 दिसंबर 2020 को लगा। हिंदुस्तान ने अपना आत्मनिर्भर तहत बनाई हुई वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड का फर्स्ट डोज 16 जनवरी 2021 यानी कि 1 महीने के बाद दुनिया में वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा। उसके बराबर 1 महीने के बाद इंडियन रिसर्च, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ फर्स्ट डोज इंडिया में लग गया। दोस्तों हमारा वैज्ञानिकों की सिद्धि है, यानी कि हिंदुस्तान की सिद्धि है। उसके पीछे नरेंद्र मोदी का विजन है। और इतना ही नहीं, आप लोगों ने उस वक्त न्यूज़पेपर में देखा होगा कि वैक्सीन शुरुआत में तो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन में थी, बाद में वो मार्केट ऑथराइजेशन पर आई तो उसकी प्राइस रखी गई थी 1500 रुपया, एक डोज का 1500 रुपया। आप सब लोगों ने फर्स्ट और सेकंड डोज और कई लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी लगाया होगा। आपने 1 रुपया भी देना नहीं देना पड़ा है ना। 220 करोड़ डोज लगाने वाला विश्व का कोई देश है तो उसका नाम हिंदुस्तान है, जिन्होंने 220 करोड़ डोज 97% पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड करके कोविड के सामने एक सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। दोस्तों मैं
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गया था जनवरी में इंडिया का डेलीगेशन लेके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा चौराया है, ऐसा चौतरा है, वहाँ एक सप्ताह के लिए दुनिया की सभी मल्टीनेशनल कंपनी आती है, दुनिया की बिग पॉलिटिकल विल सब वहाँ उपस्थित होती है, दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग वहाँ होते हैं, दुनिया के जर्नलिस्ट लोग वहाँ होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्ज़रलैंड में दाओस में जनवरी महीने में एक सप्ताह के लिए होती है और सारी दुनिया वहाँ रिप्रेजेंट करना उसके लिए गौरव समझते हैं। मैं भी हिंदुस्तान का डेलीगेशन लेके गया था। मुझे खुशी तब हुई, बिल गेट्स दुनिया के बड़े व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं, 2-3 कंट्री का वर्थ हो इतना ही अपने स्वयं का वर्थ है। वो मुझे मिला, मीटिंग तय हुई, वो आए मिलने के लिए। तो स्वाभाविक हम तो भारतीय नागरिक है, खड़ा होते हैं। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार मैं उसको बाहर लेने के लिए गया, उसके साथ शेक हैंड किया। तो उसका पहला सेंटेंस था, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। ये बिल गेट्स का शब्द था। इतना ही नहीं, सारी दुनिया ने, एक समय था, मैं भारत का 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तो वहाँ बड़े लोगों को मिलने के लिए हम अपॉइंटमेंट मांगते थे। हमें सभी को अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होती है, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मांगते थे। इस बार लास्ट जनवरी में दोस्तों, ये देश का गौरव और दुनिया की देश के प्रति अपेक्षा कितनी बड़ी है, मुझे एक भी अपॉइंटमेंट नहीं मांगनी पड़ी। सब लोग इंडिया की अपॉइंटमेंट मांग रहे थे, मनसुख मांडविया की नहीं, इंडिया की, क्योंकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देश दुनिया में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर रहे हैं। दुनिया की अपेक्षा इंडिया के प्रति बनी है। यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो गया, दुनिया के पास फूड ग्रेन नहीं थे और फूड क्राइसिस हो गई। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डिस्कस होता था, सब लोग इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट करते थे कि इंडिया इतना बड़ा देश, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, यानी कि 130 करोड़ की जनसंख्या, हमारे लिए तो आत्मनिर्भर है ही, लेकिन हम दुनिया को भी फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करके दुनिया को मदद करते हैं। ये हमारे किसान की समृद्धि और किसान लक्ष्य नीति का एक परिणाम है। एमएसपी बढ़ाने की आवश्यकता हो, सरकार ने आज तक किसान के नाम पे बात बहुत हुई, गरीब के नाम पे बात बहुत हुई। 1971 में इंदिरा जी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। 52 ईयर्स, 133 दिन तक कांग्रेस ने शासन किया। 52 साल 133 दिन तक कांग्रेस ने शासन किया, गरीबी नहीं हटी, गरीब हटता गया। चुनाव में नारा में ही गरीब रह गया। दोस्तों, ये सामाजिक सशक्तिकरण नहीं कहा जाता है। सामाजिक सशक्तिकरण ये कहा जाता है कि हर गरीब को भी सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिले, यानी कि सारी सुविधा जीवन जीने की उसके यहाँ उपलब्ध हो। दोस्तों, इसलिए ही देश के गरीब परिवार को सम्मान और स्वाभिमान से वो कब जी पाएंगे? उसको अपना घर होना चाहिए। आज़ादी के बाद 5 करोड़ परिवार के पास अपना घर ना हो, तो बहुत बड़ी दुखद बाबत है। मोदी जी ने मिशन मोड में कार्यक्रम चलाया और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 3.5 करोड़ लोगों को अपना स्वयं का घर मिल गया है और सभी को सैचुरेशन मोड, सभी को, मोदी जी ने कहा सभी को घर मिलना चाहिए। दोस्तों, जब रेड फोर्ट से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं टॉयलेट बनाऊंगा, तो पार्लियामेंट में कई लोग टिक्का टिप्पणी कर रहे थे कि मोदी रेड फोर्ट से बोलने के लिए कई मुद्दा होता है, वो टॉयलेट की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये देश की संस्कृति और देश की मेरी बहन बेटी का इज्जत का सवाल है। हम सब लोग जो गांव की बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं उसको पता होता है, बहन दिन में उसके घर में टॉयलेट नहीं होता है तो दिन में वो टॉयलेट नहीं जा सकती, उसको रात को टॉयलेट जाना पड़ता है। और रात को रास्ते के साइड में उसको टॉयलेट जाना हो, फिर कोई व्हीकल आए, बहन बेचारी खड़ी होगी, उसका इज्जत का सवाल होता है। मोदी जी ने तय किया कि मैं मेरी हर बहन को इज्जत कर दूंगा और मिशन मोड में कार्यक्रम चलाया गया।
और देश में लगभग 12.25 करोड़ इज्जत घर बना। आज देश में एक भी फैमिली ऐसा नहीं है जो घर बनाना चाहे और सरकार ने उसको ना बना दिया। वो छोटी बात नहीं है। 11.72 करोड़ घर बना के, इज्जत घर बना के, यानी कि टॉयलेट बनाने का अभियान यहाँ मोदी जी ने एक गरीब परिवार की महिला की भी इज्जत का ख्याल रखा। और आकाश में वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सैटेलाइट गिराने की टेक्नोलॉजी भी देश में डेवलप हो, उसके दिशा में भी काम किया। उस सरकार की विकास लक्ष्य नीति और प्रजालक्षी नीति का ये परिणाम है। वैसा ही दोस्तों, पहले ग्रामीण इलाकों में 39%, 40% समझो ना, 40% घर में टॉयलेट था, आज 100% घर में टॉयलेट है। वैसा ही आज़ादी के बाद हर घर में नल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। टैप से शुद्ध पीने का पानी हम देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री की जो प्राथमिक ज़रूरियात होती है, कोई भी डेवलप्ड कंट्री में जाके आओ तो उसमें 3 चीज़ कॉमन होती है। एक होता है वहाँ का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा होता है वहाँ का लोगों का जीवन धोरण, उसकी लाइफ सिचुएशंस, उसकी लाइफ जीवन की स्थिति क्या है, तो उसको प्राथमिक सुविधा मिलनी चाहिए। और दूसरा, देश में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों को आज़ादी के बाद केवल राजनीति और सत्ता कारण की वजह से उसको उपेक्षित किया गया। हर घर को शुद्ध नल से जल मिले, उसके लिए जल जीवन मिशन चलाया। और आज 12 करोड़ फैमिली को, 12 करोड़ फैमिली, देश में कुल मिला के 25 करोड़ फैमिली है। तो कई लोगों के पास पहले टैप वाटर होंगे और 12 करोड़ फैमिली तक उसको और एक्सटेंड किया गया। देश में हर घर में नल मिले। 2025 के पहले ये अभियान को पूरा करना है। दोस्तों, ये सब व्यवस्थाएं है ना, वो समाज जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करती है। हमें शुद्ध जल की बात करते हैं तो मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ। शुद्ध जल वो हेल्थ के साथ जुड़ जाता है। आपको शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर मिलता है तो आपकी सेहत के लिए वो फ़ायदेमंद होते हैं। तो एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच के लिए भी ये उपयोगी होता है। मुझे बराबर याद है, मैं जब 20 साल पहले विधायक हुआ करता था और विधायक था, उस वक्त मुझे गैस सिलेंडर चाहिए था। तो गैस सिलेंडर का लंबा वेटिंग लिस्ट था। तो मैंने एजेंसी को पूछा कि भाई मुझे कब मिलेगा। तो उन्होंने कहा, विधायक जी ऐसी तो कोई सुविधा नहीं है, आपको अभी 2 साल लगेगी। तो मैंने कहा मुझे तो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एमपी साहब के पास 36 पासेज होता है और आपको तो, आप तो विधायक है, एमपी के पास जाके एक कोटा लेके आओ तो आपको मिल जाएगा। तो मैं विधायक एमपी साहब के पास गया और उन्होंने उसके कोटे में से मुझे एक गैस सिलेंडर, गैस का कनेक्शन के लिए कोटा में से एक पास दिया था। एक इतना लंबा चौड़ा एक पास, कूपन जैसा आता था। तो ये लेके मैं गया था। दोस्तों, समय बदला है। आज मोदी जी ने 9.5 करोड़ फैमिली को गैस का सिलेंडर, हर गरीब व्यक्ति को मुफ्त गैस का सिलेंडर के लिए कोई खर्च नहीं। वो कभी कल्पना नहीं की थी कि एक गरीब परिवार के यहाँ उसके घर में गैस से चूल्हा जलेगा। उस तो लकड़ी से ही चूल्हा जलाना चाहे उसकी ये जिम्मेवारी ही हो। और साइंटिफिक रीज़न ऐसा कहता है कि जब एक दिन में चूल्हा जलता है और उसमें से धुआं निकलता है और उससे आँख में धुआं जाता है, महिलाओं को कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद होता है, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। 200 सिगारेट से जितना धुआं निकलता है, इतना धुआं एक दिन में लकड़ी से चूल्हा जलाने से निकलता है। उसकी चिंता किसी को तो करनी चाहिए भाई। केवल राजनीति वोट के लिए ही होती है क्या? वोट मिल गया, भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता जनार्दन के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव के लिए मोदी जी ने जो कार्यक्रम चलाया, दोस्तों, कोविड में हमने दूसरी एक घटना देखी। हमारी जो संपदा, हमारी क्षमता है ना, उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? हमारी क्या क्षमता है? हमारी सभ्यता है। हेल्थ देश के लिए कभी कॉमर्स नहीं है, हमारे लिए हेल्थ है, सेवा है। ये देश में
सेवा करना, एक दूसरे को मदद करना हमारा स्वभाव है। हम कोविड क्राइसिस बेस्ट कोविड मैनेजमेंट करने वाला देश दुनिया में क्यों बना? देखो, मैं उस वक्त सारी दुनिया के साथ मीटिंग करता था और दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर मुझे बताते थे कि हमारे देश में लॉकडाउन के खिलाफ एजिटेशन चल रहा है, हमारे देश में डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, हमारे देश में नर्स ड्यूटी पर नहीं आ रही है। दोस्तों, यहाँ नर्स भी ड्यूटी पर आती थी, डॉक्टर भी ड्यूटी पर आते थे, हमारे पुलिसकर्मी भी अपनी सेवा बजा रहे थे। ये सब क्यों हुआ? और उस वक्त मैंने जब पार्लियामेंट में, राज्यसभा में एक कोविड के दरमियान लंबी चर्चा हुई थी कि कोविड मैनेजमेंट पर चर्चा होता तो मोदी नहीं लगा देता। मोदी ने कहा कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। वैक्सीन पहले नरेंद्र मोदी को नहीं लगेगा, पहले नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल को नहीं लगेगा, लेकिन पहले देश में कोविड क्राइसिस के सामने लड़ाई लड़ने वाले कोरोना वॉरियर्स को लगेगा, हमारे डॉक्टर्स को लगेगा, हमारी नर्स बहन को लगेगा, हमारे पुलिस कर्मी को लगेगा, हमारे हॉस्पिटल में काम करने वाले हर व्यक्ति को लगेगा। उसके बाद 60 एबव एज के कोमॉर्बिड लोग हैं, कोई ना कोई बीमारी है, उसको लगेगा, और उसके बाद जनरल को लगेगा। तो नरेंद्र मोदी को कोई बीमारी नहीं थी, तो जब 60 एबव जनरल की बारी आई तब उन्होंने लगाया। हम सब लोगों ने जब हमारी बारी आई तब लगाया। और उस वक्त ये कहते थे कि अच्छी वैक्सीन होती तो मोदी नहीं लगा लेता। जब मोदी की बारी आई तब मोदी ने लगाया। तो फिर उस वक्त राजनीति चालू कर दी। यही स्टेट में राज करने वाले लोगों ने भी राजनीति चालू कर दी थी कि मोदी ने क्यों, वजह देश को लगाना बाकी और मोदी ने क्यों लगा दिया। उसकी बारी आई तब उन्होंने लगाया। तो फिर कहा कि अभी देश इतना बड़ा देश कब लगा देंगे, सरकार डेट डिक्लेयर करे। तो मैंने पार्लियामेंट में कहा कि हम दिसंबर 2021 में देश में सभी लोगों को वैक्सीनेटेड कर देंगे। तो फिर हमें क्वेश्चंस पूछने लगे, आप कहाँ से वैक्सीन लाएंगे, आपकी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं है। दोस्तों, देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बन गई और अक्टूबर नवंबर आते आते देश में 70-80% लोगों को फर्स्ट सेकंड डोज भी लग गया। दोस्तों, हिंदुस्तान कर सकता है। वैसे बेस्ट कोविड मैनेजमेंट इस वजह से हो पाया, समय पर उचित एक्शन लिया गया। किसने नर्सिस को प्रोत्साहित किया कि हमें ड्यूटी करनी चाहिए, किसने डॉक्टर को प्रोत्साहित किया? उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आकाश में ट्री कलर, हमारे एयरफोर्स के द्वारा ट्राई कलर लगा के उसको प्रोत्साहित किया, उसके लिए ताली बजाई, उसके लिए थाली बजाई। तो उसको छोटी बात नहीं है। और मैं ये समय में हर दिन मॉनिटरिंग करता था। कई ऐसे सोशल मीडिया पर हमने वीडियो देखा है, एक नर्स, उसका 3 महीने का छोटा सा बच्चा हो, बेटी हो, और वो कोविड वार्ड में ड्यूटी दे रही हो, उसको ऐसा लगे कि मैं कोविड वार्ड में काम कर रही हूँ और मेरे बच्चे को मिलूँगी तो शायद उसको भी कोविड ना लग जाए। वो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप वीडियो से उसका चेहरा देख लेती थी, आँख से आंसू बहा लेती थी, फिर दोस्तों काम में लग जाती थी। ये करने की प्रेरणा उसको किसने दी? दोस्तों, उसका हौसला बढ़ाया तब हुआ और हम सक्सेसफुली कोविड क्राइसिस के सामने लड़ पाए। और उस वक्त इतना बड़ा देश, आपने देखा होगा, किसी को भूखे सोने की नौबत ना आई। दुनिया की डेवलप्ड कंट्री में भी फूड पैकेट लेने के लिए मोटर कार की लाइन लगी थी। आपने उस वक्त थोड़ा सा मेमोरी रिकाउंट करो तो याद आएगा। डेवलप्ड कंट्री में, मैं कंट्री का नाम नहीं बोल रहा हूँ, जो डेवलप्ड कंट्री आप जिसको मानते हैं, वहाँ 4 व्हील कार की लाइन फूड पैकेट लेने के लिए लॉकडाउन के दरमियान लगी थी। हम सब लोगों ने देखी। इंडिया में नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? सरकार ने उस वक्त 80 करोड़ पॉपुलेशन को मुफ्त अनाज देने का अभियान चलाया, आज तक चल रहा है। 80 करोड़ लोगों को 1121 लाख मैट्रिक टन अनाज, आज तक 1121 लाख मैट्रिक टन अनाज आज तक इस राइस के रूप में, गेहूं के रूप में देश के गरीब परिवार को बांटा गया। और सरकार की ओर से हो सके इतना तो सरकार ने किया।
हमारा देश का मॉडल हेल्थ का जो मैंने कहा ना, सेवा ये हमारा संस्कार है। मोदी जी ने आह्वान किया कि हम देश में कोई व्यक्ति कोई गरीब भूखे सोने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो हम सब लोगों ने क्या क्या किया? एनजीओ से हो सके इतना एनजीओ ने सेवा की, कॉरपोरेट सेक्टर से हो सके इतना कॉरपोरेट सेक्टर ने किया। आप और मैंने क्या किया? हमारे घर के बगल में कोई गरीब भूखे नहीं सो गए हैं ना, हमने भी ख्याल रखा ना, हम सब लोगों ने ख्याल रखा, तब जाके हिंदुस्तान बचा। ये हिंदुस्तान का संस्कार है। ये संस्कार को थोड़ा सा ही इंसिस्ट किया तो हमने उसका आउटपुट देखा। दोस्तों, यही मोदी जी का नेतृत्व की विशेषता रही है। और वैसे ही दोस्तों देश आगे बढ़ता जा रहा है। ओबामा ने अमेरिका में 10 करोड़ अमेरिकन लोगों के लिए एक हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम निकाली थी और वो 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देती थी। अमेरिका में और दुनिया में उसकी बहुत वाहवाही हुई। आज मोदी जी ने 12 करोड़ फैमिली, एक फैमिली में 5 लोग होते हैं, 60 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था करके देश की विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम चलाई है। उसका लाभ लोग ले सके, उसके लिए हर व्यक्ति के यहाँ प्रयास किया जा रहा है। 22,000 से अधिक हॉस्पिटल इस योजना के साथ जुड़ी हुई है। हॉस्पिटल में एक कियोस्क लगा हुआ है, वहाँ जाके कहेंगे, या तो ये अस्पताल में कोई गया हो और उसको ऑपरेशन करने की नौबत आई हो तो डॉक्टर साहब कहेंगे जाओ सामने कियोस्क लगाओ, वहाँ जाके पूछ के आओ आप आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी है कि नहीं। वहाँ जाएंगे तो तुरंत ही ऐसा ऐसा करके उसको कार्ड बना के दे देंगे और कहेंगे ले कार्ड डॉक्टर साहब को बता दो, आपका 5 लाख का मुफ्त इलाज हो जाएंगे। दोस्तों, आज 5 लाख का मुफ्त इलाज सारे देश में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। पंजाब की जनता को भी उसका लाभ मिल रहा है। आज तक 6 करोड़ लाभार्थी ने 2018 से 2023 तक 6 करोड़ लाभार्थी ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेके अपना स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया है। वैसा ही हेल्थ को एश्योर करने के लिए मैं फार्मास्यूटिकल विभाग का मिनिस्टर हूँ। दोस्तों, मुझे आपको बताना है, योजना बनाना एक बात होती है, लेकिन योजना का सही इम्प्लीमेंटेशन आउटपुट देता है। मैं 2016 में मिनिस्टर बना। 2008 की यूपीए की गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक सस्ते दर में मेडिसिन मिले उसके लिए जनऔषधि केंद्र चालू करने के लिए योजना बनाई थी 2008 में। मैं मंत्री बना 2016 में। 8 साल के बाद देश में 75 जनऔषधि स्टोर बना था। उसमें 50 टाइप की मेडिसिन मिलती थी और प्रति वर्ष 50 करोड़ का खर्च होता था। 50 करोड़ का खर्च होता था। 75 जनऔषधि केंद्र चलते थे, उसमें 50 टाइप की मेडिसिन मिलती थी और बंद हो रहे थे। मैं जूनियर मंत्री बना था, राज्य मंत्री बना था, तो मैं मोदी जी को मिलने गया। तो मोदी जी ने मुझे कहा कि एक सेवा का कार्य है आपके विभाग में, आप उसको करो तो जनता की सेवा होगी। और दोस्तों, जनऔषधि केंद्र को आगे बढ़ाने के लिए मैंने मिशन मोड में काम किया। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में 9,500 जनऔषधि केंद्र है। हमारे पंजाब में भी 250 से अधिक जनऔषधि केंद्र हैं, पंजाब में भी है। और आपको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी आपके परिवार के लिए मेडिसिन लेने की आवश्यकता हुई हो तो आप जनऔषधि केंद्र पर जाइए। मैं भी आज यहाँ जनऔषधि केंद्र की मुलाकात पर जा रहा हूँ। ये जनऔषधि केंद्र पर आपको सस्ती दवा मिलेगी, क्वालिटी मेडिसिन मिलेगी। आज 1200 से अधिक टाइप की मेडिसिन जनऔषधि केंद्र पर उपलब्ध है। 150 से अधिक मेडिकल डिवाइस वहाँ पर उपलब्ध है। देश की हमारी महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, उसके मासिक धर्म की स्थिति में सैनिटरी पैड की कीमत मार्केट में 4 पैड लेने जाते तो 50, 55, 56 रुपये जितनी कॉस्ट होती है,
मोदी जी ने तय किया कि हर मेरी गांव की गरीब महिलाओं को भी अपने सैनिटरी पैड का उपयोग करने की सुविधा हो, इसलिए 1 रुपये में 1 सैनिटरी पैड जनऔषधि केंद्र पर मिलता है। और आज तक 35 करोड़ सैनिटरी पैड की बिक्री जनऔषधि केंद्र पर हुई है। हर दिन डेली आप शांति से सुनेंगे तो फ़ायदा ये होगा पीछे वाले लोगों को। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये आप शायद कोई जगह पे पढ़ने जाएंगे तो नहीं मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको दैनिक आपकी रिपोर्टिंग में भी उपयोगी होगी। डेली 10 लाख से 15 लाख लोग जन औषधि केंद्र की विजिट करते हैं और देश के मध्यम वर्ग, गरीबों, कोई चौक्कस वर्ग के लिए निश्चित नहीं है, जिसको भी जो भी लोग वहाँ जाते हैं वहाँ जन औषधि केंद्र पर उसको सस्ती दवाएं मिलती है। आप भी उसका अवश्य उपयोग करिए। वैसा ही दोस्तों, मैं भारत सरकार का फर्टिलाइज़र मिनिस्टर हूँ, खाद्य मंत्री हूँ। और सशक्तिकरण किसको कहा जाता है उसका मैं उत्तम उदाहरण देना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ राज्य है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, देश में 800 लाख मैट्रिक टन खाद की ज़रूरत है। 800 से 850 लाख मैट्रिक टन खाद की ज़रूरत है। उसमें से 500 लाख, 450 से 500 लाख मैट्रिक टन खाद इंडिया में बनता है। 350 लाख से 400 लाख मैट्रिक टन खाद हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरिया और डीएपी इंपोर्ट करने वाला कोई देश है तो उसका नाम भारत है। क्योंकि हमारा देश भी बड़ा है तो हम खाद 50% खाद फर्टिलाइज़र इंपोर्ट पर हम डिपेंडेंट थे। उसकी लड़ाई हो गई। अभी पोटाश देश में नहीं, मिनरल्स मिलता ही नहीं है देश में, तो हमें पोटाश खाद के लिए ज़रूरी है, इंपोर्ट करना पड़ता है। वो इंपोर्ट होता है बेलारूस से, रशिया से, वहाँ से यहाँ लाने की दिक्कत हो गई। उस वक्त लॉकडाउन था और कोविड था, तो कोविड की वजह से हमारे पोर्ट पे मूवमेंट भी नहीं हो रही थी, शिप को लैंडिंग होने की परमिशन नहीं मिल रही थी, दुनिया में युद्ध की स्थिति हो गई, तो वहाँ खाद का उत्पादन भी रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया तो पेमेंट करना भी मुश्किल हो गया। तो हमारी खाद की प्राइस, डीएपी की प्राइस बढ़ के 900, जो सामान्यतः $250-300 होती है। सरकार ने ग्रांट की थी, वो ख़त्म हो गई। तो मैं मोदी जी के पास गया कि प्रधानमंत्री जी मुझे खाद की कीमत बढ़ाने की इजाज़त दो। तब मोदी जी ने मुझे कहा था कि 2 बात ध्यान में रखो भाई, एक किसान देश के लोगों का पेट भरता है, वो अन्नदाता है, और उसको उसकी जेब में बोझ नहीं डालना है। आप 2 चीज़ एश्योर करो। एज ए मिनिस्टर मेरी जिम्मेवारी थी। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि एक, फर्टिलाइज़र की प्राइस नहीं बढ़ानी है, और दूसरा, देश में फर्टिलाइज़र की क्राइसिस नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, दुनिया में फर्टिलाइज़र रेशन में मिलने लगा। जैसा हमारे यहाँ गरीब लोग रेशन कार्ड लेके जाते हैं चीनी लेने के लिए, शुगर लेने के लिए, वैसा दुनिया की स्थिति हो गई। वो रेशन में फर्टिलाइज़र देने लगे और इंडिया में फर्टिलाइज़र की कमी नहीं होने दी। सारे दुनिया में मैं प्रवास किया, जॉर्डन गया, उस वक्त एक कटोकटी की स्थिति में रशिया गया, मोरक्को गया, सऊदी अरेबिया गया, सभी जगह पे जाके, और दोस्तों हिंदुस्तान के शाख बनी थी। उन्होंने प्रायोरिटी के बेस पर हिंदुस्तान को फर्टिलाइज़र दिया। हमने 200-2500 रुपया एक बैग पर सब्सिडी दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपया की सब्सिडी एक वर्ष में, लास्ट ईयर 2.5 लाख करोड़ रुपया फर्टिलाइज़र के पीछे भारत सरकार ने सब्सिडी दी। भविष्य में भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। वैसे भी पार्टी की व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो चुनाव तक आता रहूँगा। मेरी अपेक्षा है कि आप सब लोगों का मेरी पार्टी, मोदी सरकार, उसके लिए सकारात्मक सहकार मिले। अपेक्षा ये है कि हम आपको जो तथ्य बताए
ये तथ्य जनता जनार्दन के पास पहुंचाने के लिए आप हमारा सबसे बेस्ट माध्यम है। आपका सहयोग प्रार्थनीय है। आप सब लोग आए, हमारा हौसला बढ़ाया। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਣਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ 2024 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੌਣੇ 12 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਟਾਇਲਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੋਣ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼।